तो स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। और राष्ट्र धर्म के साथ आज मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। तो आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि 28 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रताप सिंह, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ है, दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल, राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री बनाया गया है। कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में एंट्री दी गई है, तो वहीं कई नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा लिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली दफा है जब कैबिनेट में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रहा है। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कई नेताओं ने पहले ही इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया। नए नेताओं को जगह देने के लिए इन लोगों का इस्तीफा लिया गया है। इसके अलावा निश्चित प्रमाणिक डॉक्टर एल मुरुगन, जॉन बारला, मुंजापारा महेंद्र भाई, विशेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर सुभाष सरकार, प्रतिमा भौमिक, कपिल पाटिल, देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, अजय कुमार, बीएल वर्मा, अजय भट्ट, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखी, ए नारायण स्वामी को राज्य मंत्री बनाया गया है। यूपी के मोहनलालगंज से सांसद किशोर ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 15 कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है, साथ ही 28 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि 7 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। वहीं गुजरात से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा अगर जिक्र करें हम महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से भी 4 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 7 महिला मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई है। पुराने 7 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पुराने 12 मंत्रियों की छुट्टी की गई है। 36 कुल मिलाकर नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल इस बात का गवाह बना कि आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि 28 को राज्य मंत्री बनाया गया है। जैसे कि पहले कयास लगाए जा रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद में जगह मिली है। कि क्या परफॉर्मेंस एक वजह बना है, कई बड़े नाम की सरप्राइज रहा जो ड्रॉप हुए। वो ओलंपिक सब कुछ दिन दूर है सर। ऑफिशियल डेलीगेशन आपने पहले भी कहा था कि नहीं जाएंगे, बट क्या आप जाएंगे सर? नहीं, मैं तो देखो, ओपनिंग सेरेमनी जो होता है वो सरकारी इवेंट होता है, वो डेलीगेशन इवेंट होता है, और विलेज का जो इवेंट होता है वो अलग होता है जी। जो ओपनिंग सेरेमनी में जो डेलीगेशन होता है उसका अभी तय नहीं हुआ। तो सर अब आगे क्या हम देखेंगे, क्या प्राथमिकता है अब आपकी रहेगी? अभी हम सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप लोग यहाँ इंतजार किया है इतना देर तक। थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की नई टीम का गठन एक तरह से हो चुका है। कुल मिलाकर 43 नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, इस बात को लेकर कि आने वाले समय में देश के अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और देश के विकास में, देश की प्रगति में, देश के कल्याण में यही मंत्री अपनी बेहतर भूमिका निभाएंगे। और इस बीच ये भी खास तौर पर ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की जरूरत है इस बात पर भी कि ओबीसी समुदाय से कुल मिलाकर 27 मंत्रियों को जगह दी गई है। जिस तरह से कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे सियासी गलियारों में कि 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए उसी के मद्देनजर कैबिनेट के इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आज ये मंत्रिमंडल का एक तरह से गठन हुआ, नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि 28 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया।
उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों ने शपथ ली, गुजरात से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, महाराष्ट्र से 4 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? Sir, this is the youngest cabinet which is formed. How do you respond to that, sir? अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से। मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहाँ भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। सर, कई बड़े नामों को मोदी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? उसके लिए मैं कैसे, क्या परफॉर्मेंस एक वजह है? मुझे जो सेवा करने का मौका मिला। सर, क्या क्योंकि आपका एलिवेशन हुआ है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा अरुणाचल प्रदेश में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में? मुझे काम करना है क्योंकि मुझे सेवा करने का मौका दिया है। सर, आपने काम किया, आपने मंत्रालय के लिए काफी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आज भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सिर्फ खिलाड़ी बतौर या खेल तक ही सीमित रह गए हैं। एज अ वे ऑफ लाइफ या कल्चर, एज अ कल्चर वो वहाँ तक नहीं जा पाए। अभी स्पोर्ट्स का पूरा माहौल देश में बदल गया है। हाँ। अब वो खिलाड़ी कूदोगे बनोगे, खराब बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक खेल का माहौल को देश में एक नया जोश भरा है, नया दिशा दिया है। इसलिए ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी सब तैयारी करके अभी जाने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि क्या परफॉर्मेंस एक वजह बना है? कई बड़े नाम की सरप्राइज रहा जो ड्रॉप हुए। वो मेरे ओलंपिक सब कुछ दिन हैं कि किरण रिजिजू कितने खुश नजर आ रहे हैं कैबिनेट का जो मंत्री का दर्जा है उनको प्राप्त करने के बाद। जी, और इस वक्त हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ केवल धिंगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रमुख जी, सर आपके पास आना चाहूंगा और इस शुभकामना के साथ, इस बधाई के साथ कि जिस तरह से 43 मंत्रियों ने, आपकी पार्टी के मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 15 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, साथ ही 28 को राज्य मंत्री का शपथ दिलवाई गई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद जुबेर खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से शुभकामना मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त आपकी टीम को धन्यवाद जी। तो देवेंद्र प्रधान जी, यही बताइए सर, जिस तरह से अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मोदी की नई टीम एक तरह से बन चुकी है, ये एक ड्रीम टीम इसको कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप देश के विकास में, देश की प्रगति में, देश के कल्याण में ये जो टीम है किस तरह से अपना सहयोग देगी? देखिए, ये बहुत शानदार टीम बनी है और टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ देखने और समझने के बाद इस टीम का गठन किया है। जुबेर जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जी कि पीछे वैश्विक महामारी के दौरान हमारे पास कुछ मंत्रालय ज्यादा थे, मिनिस्टर कम थे, लोड इतना था, काम करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। उसको वो ऐसी हालात नहीं थे कि हमें उस समय इस चीज को हम तैयार होते, हम इसका गठन कर पाते, मौका नहीं मिल रहा था। ये गठन अब से कुछ दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणों से हो नहीं पाया और ये अब हुआ है। सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, जितने भी मिनिस्टर, माननीय मिनिस्टर कैबिनेट में शामिल हुए हैं उन सबको बधाइयां हैं और राज्य जितने भी मंत्री बने सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से तय किया गया है, बताया गया है सबको कि जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई है बहुत सोच समझ दी गई है। पिछले 7 वर्षों के कार्य जिस तरह से कैबिनेट ने, सरकार ने किए हैं, एक एक मंत्री का बेदाग। देखिए, मैं बड़ी बात ये कहूंगा कि कई मिनिस्टरों ने
बहुत अपनी मर्जी से समझते हुए स्थिति को और लोड होने की वजह से या संगठन में अपनी जरूरत समझने की वजह से स्वयं ही इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कारण भी उसमें रहे हैं, कुछ एज का भी इसमें फैक्टर हो सकता है। मैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने चलिए ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, दोबारा लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केवल धिंगरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। केवल धिंगरा जी, क्या आप भी इस बधाई को मानेंगे, शुभकामना को एक्सेप्ट करेंगे? जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है, मोदी के नए ड्रीम टीम का एक तरह से गठन किया गया है, आपको भी मंजूर है ये जो बधाई है, शुभकामना जो मैंने दी है देवेंद्र प्रमुख जी को, क्या आप भी इस शुभकामना को देवेंद्र प्रमुख जी के लिए या पूरे देश के लिए देंगे, मानेंगे? देखिए, वैसे तो जो सरकार है, लोकसभा में जिनकी सीटें हैं पूरी, इस वजह से सरकार चल रही है। लेकिन आज इस तरह से जनता जो है, सरकार तो चल रही है, सरकार में राजा जो है वो अपना काम करता है, लेकिन जनता जो इस समय बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। आप ये देखिए कि महंगाई की मार जनता को पड़ रही है और कोरोना काल के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है और लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने इन 2 सालों में। और मिनिमम गवर्नमेंट और नहीं, वो तो ठीक है केवल साहब, वो तो सही है, वो तो ठीक है, वो तमाम मुद्दों उन पर भी बातचीत होगी हमारी। लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप भी बधाई देंगे देशवासियों को? और फिलहाल हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं देवेंद्र प्रधान जी, उनको क्या बधाई देना चाहेंगे इस नई मंत्रिमंडल के विस्तार पर? मैं सबसे पहले इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बधाई के पात्र वो होते हैं जो कोई बधाई वाला काम किया हो, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पहला मंत्रिमंडल जो बना था, क्या वो ठीक से काम नहीं कर रहा था? क्या वो लोग 2 साल से काम ठीक नहीं कर रहे थे कि उनको बदलने की जरूरत पड़ गई? क्या उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि वो लोग मंत्री तो बनाए गए थे, लेकिन उनके ऊपर मोदी और अमित शाह हावी थे, उनका कहीं नाम नहीं, उनका कहीं काम नहीं, उनका कहीं बात नहीं। अगर रक्षा मंत्री है तो कहीं रक्षा का सवाल नहीं हो पा रहा, कहीं जो दूसरे मंत्रालय है तो वहां पे काम नहीं हो पा रहा। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम वर्क का नारा दिया गया था, ना मिनिमम गवर्नमेंट दिख रही है ना मैक्सिमम नारे दिख रहे थे। चलिए ठीक है, हम आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। केवल जी जो मैक्सिमम वर्क थे उस वर्क में फेलियर गवर्नमेंट रही और वही लोग जो हैं उनको बदला गया और नए लोगों को लाया गया। केवल जी, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपके तमाम सवालों के जवाब में देवेंद्र प्रमुख जी से ही जानना चाहूंगा। देवेंद्र जी, जिस तरह से बड़ा इल्जाम लगाया यहां पर केवल धिंगरा जी ने, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसकी वजह यह हुई है कि कई सारे मंत्रियों की छुट्टी भी की गई है, और जिस तरह से हमने देखा भी है कि लगभग 12 मंत्रियों को जो पहले मंत्रिमंडल में जिनकी एक मौजूदगी दर्ज होती रही देखा गया उनको, लेकिन अब उनको एक तरह से छुट्टी दे दी गई है। क्या आप मानते हैं कि उनकी ये नाकामी है, या उनको एक तरह से जिस तरह से पदों से मुक्ति दिलाई गई है, क्या आप मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस खराब रही, उनकी परफॉर्मेंस कमतर रही, जो उम्मीदें उनसे की जा रही थी उन पर वो खरे नहीं उतर सके? जुबेर सर, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जिस अंदाज में धिंगरा जी ने बोला है जी, वो बड़ा दर्शनीय अंदाज में होने वाला है। शायद उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है और देखा नहीं है कि इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ मिनिस्टर थे उन सबकी तरफ से स्वयं इस्तीफा दिया गया है। स्वयं उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से या कोई भी कारण बताया कि वो कार्य जो नहीं देख पा रहे थे, उनकी मर्जी से, ना कोई दबाव था ना कोई कमी थी। और इस्तीफा के साथ लिखित में आया, जो मीडिया के माध्यम से आप देख लें सुबह से ही, कि सबके शानदार कार्य जो माननीय मिनिस्टरों के रहे हैं। पोखरिया जी का तो कहा, निपुण का आपने देखा था, शिक्षा मंत्रालय को बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि के साथ भेजा है और पीछे स्वास्थ्य खराब था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी मर्जी से कहा है। और जितने वरिष्ठ हमारे मंत्री हैं उन सब ने अपनी मर्जी से दिया है। और दूसरा ये कहूंगा कि एक जो पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, एक मिनिस्टर पे कई पदभार भी थे और वो जरूरत थी, लेकिन कोविड काल वैश्विक महामारी की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन प्रमुख जी, सही आपने कही, सारी बातें आपकी सही हैं, जायज हैं, लेकिन ये सवाल भी यहाँ पर मुनासिब है कि जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर का यदि हम जिक्र करें, चाहे हम चर्चा करें रविशंकर प्रसाद के नाम पर, जिस तरह से 12 मंत्रियों को अब निकाल दिया गया है मंत्रिमंडल के विस्तार की वजह से, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार के मंशा पर सवाल निशान तो उठेंगे इस तरह से?
देखिए, मैं एक चीज और बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा जुबेर जी। जी जो निकाल देने वाली बात या हटा देने वाली बात यहाँ कहीं से कहीं तक वो लागू नहीं होती। वो स्पष्ट होती है कि किसी भी मिनिस्टर ने कोई भी ऐसा बयान हमारा, मैं तो आज की बात नहीं कर रहा, मैं तो 2014 से अब तक के कार्यकाल की जी स्वयं मिनिस्टर की मर्जी से देखिए, इतना बड़ा संगठन है। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की नंबर 1 पार्टी, चाहे वो राजनीतिक चुनाव के दृष्टि से देख लीजिए या अपने संगठन के दृष्टिकोण से देख लीजिए, हम सबसे बड़े दल के रूप में है भारत में। हमें बहुत ज्यादा बड़े वरिष्ठ नेताओं की जरूरत अपने संगठन में भी है, संगठन को दिशा देने के लिए, संगठन को चलाने के लिए। मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पीछे के दौर में थोड़े से जाइए कि जिस तरह माननीय आज हमारे बीच में नहीं है मनमोहन सिंह जी का कार्य काल आप उठाकर देखेंगे और उनके मंत्री बदलने का या हटाने का जो काम होता था, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई किसी तरीके का एक भी ऐसा मुद्दा नहीं साबित कर सकते ये लोग कि इस कारणवश से कोई मिनिस्टर हटा है। लेकिन मैं 10 कारण गिना सकता हूं पिछले जैसे मिनिस्टर हटे थे। माननीय इनके जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ना तो अपनी मर्जी से कैबिनेट में एक व्यक्ति रख पाए। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और आज 43 कुल मिलाकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी मौजूद हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ केवल धिंगरा साहब भी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केवल जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने आरोप भी लगाया और इल्जाम भी लगाया और उसका जवाब हमने देवेंद्र प्रमुख जी से जानने की कोशिश भी की। ये बात सही है कि 12 मंत्रियों को जो उनकी मंत्रिमंडल में जगह थी उनको वो जगह अब नहीं मिल पाई, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। लेकिन क्या आप भी इस बात को नहीं मानेंगे कि जिस तरह से 36 नए चेहरों को देश के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जो एनडीए का जो खेमा है उससे शामिल किया गया है, क्या आपको लगता है, आपको नहीं लगता है कि वेलकम किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए इन 36 नए चेहरों का? उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि उन लोगों को पहले जो बना हुआ था उन लोगों को ड्रॉप करके नए लोगों को जो लाया गया, पहले क्या ठीक नहीं थे, जो लोग काम नहीं ठीक कर पा रहे थे इसलिए बदला गया ना, इसीलिए नया। चलिए केवल जी, ठीक है, लेकिन सारे मंत्रालय एक ही शख्स को तो दे भी नहीं जा सकते, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये आपसे सीधे तौर पर ये जानना चाहूंगा कि संक्षेप में कि 36 जो नए चेहरों को मौका दिया गया है मोदी के नई टीम में, नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, क्या इन चेहरों का अलग अलग प्रदेशों से जो ये लोग नए लोग आए हैं, क्या इनका वेलकम नहीं किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा कुछ मोडस ऑपरेंडी के तहत है। अब 5 राज्य के चुनाव है अगले साल में, उन 5 राज्यों से आदमी कितने लिए गए, कितने, देखो आप मीडिया में हो, आप तो आकलन करेंगे अभी सारा, और मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्योंकि यूपी, उत्तरांचल और पंजाब और मणिपुर और गोवा अपना उसके चुनाव है 5 स्टेटों के। 5 राज्यों में चुनाव है, बिल्कुल। स्टेटों से मंत्री लिए जाएंगे, उनको वहां पे जो है नियत और नीति का बात होती है, काम कोई किया नहीं है। 2014 में बड़े बड़े वायदे किए गए थे, 2019 तक स्टेटों के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया इन्होंने, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद 19 तक लोगों को जब ये समझ में आया कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो जो अगली सरकार इनकी बनी है अब स्टेटों में छिटकते जा रहे हैं। हाल में जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल का, आपने देखा होगा, उसके अंदर कितनी 200 के ऊपर दावे कर रहे थे, हार गए, सारा स्टेट इनसे बिखर गया। अभी भी जो 5 स्टेटों के चुनाव हैं उसी के ऊपर फोकस करके ये सारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। ये लोग, इनकी नियत और नीति ठीक नहीं है, इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। नियत और नीति की बात तो अलग है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं है। लेकिन मैं देवेंद्र प्रमुख जी आपसे, आपके पास में आना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए पूरी, तभी क्लियर हुई। जी, जो सारे समीकरण इन लोगों ने बनाए हैं वो ये समीकरण देख के बनाए गए हैं कि 5 स्टेटें कैसे जीतनी है। काम इन्होंने करना नहीं, नियत नीति है नहीं, लेकिन मैं उनका स्वागत कैसे करूं जब मुझे मालूम है कि स्टेट को सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं ये लोग, काम करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। काम करने में ये फेलियर गवर्नमेंट है।
7 साल के अंदर नहीं, स्वागत के लिए तो केवल जी इसलिए बोला जा रहा है और इसलिए बोला जाता है कि एक उम्मीद बनती है, अगर कोई नई चीज का कोई गठन होता है तो एक उम्मीद बनती है, क्योंकि देश इसी तरह से मंत्रालयों के हिसाब से चलता है, नौकरशाही के हिसाब से चलता है। अगर हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन पर या किसी भी मंत्रालय पर यकीन नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। जुबेर जी, मैं आपकी बात पे इसलिए प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि 7 साल की गवर्नमेंट का हिसाब किताब जो हमने देखा आज तक, वो ये था कि इनकी नीयत और नीति ठीक नहीं थी। अभी जो अगले 3 साल बचे हैं इस गवर्नमेंट के, उसके अंदर भी आज भी इलेक्शन जो अगले साल आना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है काम करने के लिए नहीं हो रहा, यही बात तो मेरा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है केवल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देवेंद्र प्रमुख जी से लेना चाहूंगा। देवेंद्र जी, सीधे तौर पर केवल जी का यही इल्जाम है आपकी पार्टी के ऊपर, आपके मंत्रिमंडल के ऊपर, कि जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है इसका एक ही मकसद है कि आगामी 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। और शायद इसीलिए जिस तरह से अगर हम आंकड़ों को देखें, ग्राफ को देखें, जो ये डेटा 43 मंत्रियों का हमारे सामने मौजूद है, यहां पर 7 जो मंत्री हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। खासतौर पर अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से आती है उनको भी मंत्री मंडल में जगह दी गई है। तो क्या आप मानते हैं कि यूपी में, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं और शायद इसीलिए 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है? देवेंद्र जी देखिए जुबेर सर, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है तो ठीक है, मीडिया का क्वेश्चन है, जवाब होना चाहिए जी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कांग्रेस की तरफ से आता है तो हास्यास्पद है। आप नहीं, ये सवाल तो मैं नहीं पूछा आपसे जी। नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूं ना जी। कांग्रेस भी यही क्वेश्चन पूछ रही है, आपने भी यही पूछा है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि आपका पूछने का अधिकार बनता है। लेकिन कांग्रेस, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारी रणनीति है, क्या हमें करना है 2022 का, ये कांग्रेस से पूछ के करेंगे क्या हम? आपका सवाल है कि आप जो है मिनिस्टर जो है, जिस तरीके से हमने शपथ दिलाई है, आप एलिकेट कीजिए, कोई दागदार मिनिस्टर है, किसी का कार्यकाल अच्छा नहीं है। अरे हमारे पास एक अच्छी टीम है, और जब एक कैप्टन के पास अच्छी टीम होती है तो कैप्टन की जिम्मेदारी है कि हर प्लेयर का उसका यूज हो, जब उसकी जरूरत पड़े। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कोविड काल में भारत को संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है, एक अच्छा कैबिनेट उनके पास था, उस कैबिनेट का यूज किया। आज जिस कैबिनेट की जरूरत है हमें, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कोविड काल की वजह से ये विस्तार थोड़ा देरी से हो रहा है, ये जल्द होना था। कई मंत्रालय एक साथ एक मिनिस्टर के पास थे जो हमें सिंगल करने ही थे। ये विस्तार तो तय था, ये विस्तार तो निश्चित था, लेकिन विस्तार करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमें कौन लोग रखने हैं। आपका सवाल बनता है कि कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से मंत्री बना है या पूर्व में जो मंत्री हटा है, अगर उस पर कोई दाग साबित होता है या कोई कमी होती है तो आप उस पर जिक्र करिए, जैसे आपके यहाँ होती थी। आप वैसा ही जो है इस तरह से बेतुका बयान देकर चैनल्स के माध्यम पर जनता को गुमराह करना, एक ही सवाल करना कि अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। अरे आप अपनी हालत देखिए, हम तो वो कर रहे हैं जो दुनिया देख रही है, भारत तो देख ही रहा जो दुनिया देख रही है। हमने अपने आप को स्थापित किया, आज अच्छा मौका है, खुशी का मौका है। मैं फिर एक बार आपकी तरफ से पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, 135 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं कि उनको एक अच्छी आज कैबिनेट दोबारा से तैयार होकर फिर बन रही है, क्योंकि हालात अभी दुनिया में बहुत लड़ाई के बने हुए हैं। कोविड वैश्विक महामारी जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो अच्छे और सुदृढ़, जवान और यंग और जिनकी पोजीशन बिल्कुल फिट हो, जो लोगों के लिए ज्यादा काम कर सकें, ऐसी कैबिनेट की जरूरत थी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही डिसीजन किया है। और जो पूर्व हमारे मिनिस्टर अब हमारे बीच में नहीं है, वरिष्ठ मिनिस्टर जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी संकट काल, कोविड वैश्विक महामारी में खुद को साबित किया, काम किया, और आज अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं सरकार से उन्होंने चिंता की है। संगठनों में जरूरत है, राज्यपालों की जरूरत है, इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है, दशा देने की जरूरत है, नए कार्यकर्ताओं को सिखाने की जरूरत है। उन सब में सबका काम है, तो चिंता ना करे कांग्रेस, अपनी तैयारी करे और हमारी चिंता ना करे। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ये हमारा काम है।
जी देवेंद्र प्रमुख जी, सारी बातें आपकी सही हैं, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, तमाम बातों से मेरी सहमति है। लेकिन मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूं कि यूपी के 7 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, गुजरात में 5 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, महाराष्ट्र के भी 4 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। लेकिन सर देश में तो बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7-8 हमारे पास, लेकिन वहां से इतनी बड़ी तादाद में मंत्री नहीं आए। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये समझना चाह रहा था बस। बहुत शानदार क्वेश्चन है जुबैर भाई, आपका क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यूपी में 7 मिनिस्टर पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं जी। और सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यूपी जो है देश का बहुत बड़ा राज्य, नंबर 1 राज्य, पहले नंबर का है और दुनिया में 16वें नंबर पर आबादी के नाम पर आता है, अपने आप में एक देश है। यूपी की हिस्सेदारी जो है वो ज्यादा बनती है, मिनिस्टर ज्यादा चाहिए। गुजरात भी इसी तरीके का विकसित राज्य है गुजरात, और विकसित राज्य का मतलब ये है कि कम से कम वहां के जो लोग हैं, वहां के जो राजनेता हैं, उनको अच्छी पहल और समझ है राजनीति की। देश में अच्छे कामों के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा चयन हुआ। महाराष्ट्र भी एक अच्छा और बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र भी जो है एक आर्थिक राजधानी है देश की, और वहां भी ज्यादा जरूरत हमें है, जहां से हमने महाराष्ट्र से ज्यादा चयन किया है। लेकिन हर देश के कोने से जहां से जरूरत है वहां से मिनिस्टर रखे गए हैं, वहां से मंत्री बनाए गए हैं, और अभी 3 साल का कार्यकाल है, और जहां जैसी जरूरत पड़ेगी सरकार में जुबेर जी वैसा ही किया जाएगा। अभी कोई तय नहीं है, कांग्रेस से पूछ के चलने वाले लोग नहीं है, ये कोई घर की पार्टी नहीं है कि सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी तय करेंगे और मनमोहन जी बदल देंगे। ये तो माननीय है, ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें तो दुनिया देखती है कि ये क्या करते हैं, किसी से पूछकर नहीं, अपने दम पर और अपने नेताओं के जो अपने सांसद इनके चुनकर आए, जो मिनिस्टर हैं, उनके कार्य को देखकर मंत्री बनाते हैं। इनके यहाँ जल्दी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो डिसीजन किया वो शानदार डिसीजन किया है, परख कर डिसीजन किया है, वो जिस लायक है उसको वो ओहदा दिया गया। जी केवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आप यकीनन जवाब भी देना चाह रहे हैं। ये तो सर आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, और ये तो ऑब्वियस एक बात है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक मैकेनिज्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उसको मजबूत बनाने के लिए उस स्ट्रक्चर को मंत्री परिषद का या मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा अपना आप में एक रोल होता है। जिस तरह से हमने जिक्र किया, और यहाँ पर हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ देवेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमने मंत्रिमंडल का गठन किया है उसका मकसद सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव के अलावा भी देश में बहुत सारी चीजें होती हैं। कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, कई पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, कई नए चेहरों को एंट्री दी गई है, और कुल मिलाकर 43 आज मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हमारे साथ दोनों बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ केवल धिंगरा जी भी मौजूद हैं। ब्रेक से जाने से पहले केवल जी मैं आपके पास था, मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये ठीक है कि जिस तरह से देवेंद्र प्रधान जी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल तो एक विस्तार होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक वक्त होता है, और उस वक्त पर उसको बढ़ाना होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हर चीज को डिनाई किया, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि जिस तरह से 7 महिला मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और ओबीसी का जो राग है वो लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलापा जाता रहा है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में ओबीसी समुदाय को भी खास तवज्जो दी गई है, ओबीसी से 27 मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। क्या इसका भी स्वागत नहीं किया जाना चाहिए आपके हिसाब से केवल जी? नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी ये मंत्री बनाए गए हैं, ये स्ट्रैटेजी के तहत 5 स्टेटों में जो चुनाव होगा अगला वाला, एक तो वो स्ट्रैटेजी है, उसके बाद गुजरात का चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर के अंदर, एक तो 7 मंत्री यूपी से वो लिए गए, फिर 5 मंत्री गुजरात से लिए गए, तो ये सारे चुनाव की स्ट्रैटेजी है, काम करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, और काम किया भी नहीं है। आप ये देख लीजिए 2 साल में क्या काम किया सरकार ने। कोविड के अंदर हर लोगों को घर में बंद थे, काम कौन सा किया इस सरकार ने? लेकिन केवल धिंगरा साहब ये तो आप भी मानेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव है, केवल जी माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं मैं बीच में रोके ना जी, बस एक बात छोटी सी बात आप सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा। मैं बस ये आपसे इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि चुनाव जो है वो तो सिर्फ 5 राज्यों में है, बाकी 5 राज्यों के अलावा भी तो मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई है ना।
जी जुबेर जी, मैं आप मेरी वक्तव्य समझे जी। 5 राज्य जो है उसका चुनाव फरवरी मार्च में है जी। और गुजरात का चुनाव जो है अक्टूबर में है ना अगले साल। तो ये उसी का ही परिणाम है कि 5 मंत्री गुजरात से भी बनाए गए। आप मेरी बात को समझे, ये सिर्फ चुनाव की स्ट्रेटजी है ना, इसीलिए तो ऐसा किया गया। जहां तक आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज जो है उसको यूपी के अंदर इन्होंने उनको सबजबाग दिखाने इसलिए ओबीसी के मंत्री दिए गए। और आपको एक और बात बताऊं, यूपी के अंदर और उत्तरांचल के अंदर और पंजाब के अंदर, तीनों स्टेटों के अंदर किसान जो है उनको एक तरह से परेशान किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने। वो सारे लोग सड़कों के ऊपर बैठे। अब इनके जो योगी जी हैं वो जिस समाज से आते हैं उस समाज से लेके हटके काम करने की इच्छा है इनकी, कि जो लोग योगी जी के समाज के ठाकुर कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी को कैसे अपने कब्जे में किया जाए, कैसे उनके लोगों को प्रलोभन दिया जाए, उस मामले में मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये सारा तरीका इलेक्शन की स्ट्रेटजी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप इसकी अच्छी तरह से चेकिंग कीजिए और आपको भी समझ में आएगा कि ये जो सरकार है इसका कोई मतलब विकास से नहीं है। इनकी नीयत और नीति में खोट है। 2014 से पहले इनका मैनिफेस्टो उठाइए, उसके अंदर नारे थे हम ये काम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आज आपको याद होगा कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल जा रहा है। आज दालों के ऊपर भी रोक लग रही है। दालों के रेट भी कितने बढ़ रहे हैं, तेल के रेट भी कितने बढ़ रहे हैं। महंगाई से दुनिया त्रस्त है। इनको इलेक्शन लड़ना है। आप समझे, इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो सारी की सारी इलेक्शन के ऊपर फोकस है, विकास के ऊपर फोकस नहीं है। और ना ही इनको विकास चाहिए देश के अंदर। इनको लोगों का खून चूसना है और अपना काम करना है। इनका स्ट्रैटेजी यही है। इनकी नीयत और नीति सिर्फ इलेक्शन है और कुछ नहीं है। और आपको एक और चीज बताता हूं, ये कह रहे हैं हमारे पास टीम अच्छी है। इनकी टीम ऐसी है जो सिर्फ इलेक्शन पे काम करती है। अभी तो जो यूपी के अंदर चेहरा है वो योगी है, वो मोदी नहीं है इस बार। और ये मैं आपको एलानिया कहता हूं कि ये मोदी जी करी जा रहे हैं देवेंद्र प्रमुख जी। उनको तो चेहरा ही नहीं बनाया इस बार। अदरवाइज तो इलेक्शन के अंदर अगर एक पंचायत का भी इलेक्शन हो तो मोदी जी चेहरा होते थे। और इलेक्शन के अंदर आज मोदी जी चेहरा ही नहीं है, गायब कर दिया उनका चेहरा। और ये चेहरा जो है योगी होगा, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा यूपी के अंदर। चलिए ठीक है केवल जी, लेकिन एक बात मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं और बतौर एक मतदाता भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कहा जाता है और आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि जनता है सब जानती है, यानी इलेक्शन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, सीपीआई पार्टीज की हम बात करें या फिर बीएसपी या समाजवादी पार्टी का जिक्र हम करें, तमाम पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करती हैं, चुनाव लड़ती भी हैं। तो चुनाव का तो कोई ऐसा मकसद नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी इलेक्शन लड़ती है। बहरहाल मैं आपके पास आना चाहूंगा देवेंद्र प्रमुख जी, जिस तरह से अब नया जो एक चाचा भतीजे के बीच की एक जुबानी जंग देखी जा रही थी लोजपा में, और अब जो है पशुपति कुमार पारस को आप लोगों ने जगह दे दी है और एक तरह से नजरअंदाज किया गया है यहां पर, खास तौर पर चिराग पासवान को, यानी कि रामविलास पासवान के बेटे को। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में एलजेपी में जो ये टूट है, जो ये फूट हुई है, इसमें और दरार जो है बढ़ेगी? नहीं, देखिए जुबेर भाई, हम बता देना चाहते हैं आपको स्पष्ट कि वो हमारे साथ हैं, एलजेपी हमारे साथ ही एलजेपी। अब उनमें टूट बढ़ेगी तो हमें कहां फायदा होगा, नुकसान होगा। हम क्यों चाहेंगे टूट बढ़े? लेकिन सर अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास है ना वो पूरा मुद्दा। अभी एलजेपी का असल वारिस कौन होगा, इस बात का फैसला भी चुनाव आयोग को करना है। अभी एलजेपी का ये अंदरूनी मामला हो सकता है, हम इसमें ज्यादा हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो हमारे पास तो उनका पार्टी का गठबंधन के हिसाब से हम तो पार्टी के साथ खड़े, पार्टी जिसका नाम देगी उसका नाम तो तय हुआ है। उसमें उनका कोई पारिवारिक हो या पार्टी का सिस्टम हो, उसमें तो हमारी पार्टी से तो कोई सिस्टम है नहीं उनका। लेकिन एलजेपी को तो देवेंद्र जी, लेकिन एलजेपी को तो खड़ा ही किया था रामविलास पासवान ने, और जिस मजबूती के साथ वो बार बार चुनाव जीतते रहे, आपकी पार्टी में कैबिनेट के मंत्री भी वो रहे, और उसके बाद में उनके बेटे का जिस तरह से हक जताया जा रहा है, खुद जता रहे हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान का यही कहना था कि पशुपति कुमार पारस को
अब कम से कम एनडीए के खेमे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान और खासतौर पर बीजेपी की या एनडीए की जो दूरी है वो बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, इसमें दूरी बढ़ने का कोई सिस्टम लगता तो मुझको है नहीं जुबेर भाई। ये राजनीतिक मामला है, सब मैं तो इस पर स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको कि एलजेपी का अपना मामला है और चिराग की और उनके चाचा की जो है उनके भतीजे हैं, पारिवारिक मामला है। और रामविलास पासवान जी के वो बेटे हैं तो वो भाई भी हैं, तो बेटे और भाई का मामला है, दोनों बराबर का है। अभी आपने यही लड़ाई बिल्कुल आप जो जिक्र कर रहे हैं यूपी में माननीय मुलायम सिंह जी के घर में भी है इसी तरह से। ये तो आजकल राजनीति में पारिवारिक विवाद जो है सब जगह ही है और ये अगली होने वाली है। मैं ढींगरा जी की बात पे भी थोड़ा सा आऊंगा, उन्होंने बड़ी गहरी बात की है, बड़ी चिंता की है हम पे। और मैं इसी से जोड़ता हुआ, एलजेपी से जोड़ता हुआ या सपा से जोड़ता हुआ, अगला जो इसका निशाना बनेगा वो कांग्रेस बनेगी, क्योंकि उनकी भी घर की लड़ाई जिस तरीके से चल रही है जबरदस्ती। जैसे मैम सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि उनका जो है बेटा राहुल बाबू बने, राहुल बाबा बने या राहुल को जितने नाम है वो बने, लेकिन कुछ लोग और चाहते हैं कि इससे तो बढ़िया कोई और बन जाए, कोई किसी यंग चेहरे का जाए। हमारी चिंता कर रहे हैं कि हमें किसको बनाना चाहिए, हमें यूपी से कितने मिनिस्टर लेने हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारी क्या है। आप अपनी तैयारी की बात कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। हमारे पास बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। बहुत लोग हमारा चिंता करने वाले और चिंता के साथ चिंतन करने वाले भी बहुत लोग हैं। आपके यहाँ चिंता करने वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपकी पार्टी में चिंतन वाला नहीं है। ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र को कि चिंतन करने वाले लोगों की जरूरत है कांग्रेस को। वो ना देखे हम यूपी से 7 बना रहे हैं, हम गुजरात से 12, ये हमारा विशेषाधिकार है। हम जनता के अनुसार अपना चल रहे हैं, जो हमारी जनता चाहती है उसका पता हमें है। और जिन किसानों की या बैठने की बात कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं, किसानों के नाम पर जिस तरीके से भड़का रहे हैं, पूरा देश समझ चुका है। वो किसान भाई हैं जिनकी वजह से आज हम पंचायत चुनाव में भी यूपी जैसे प्रदेश में टॉप स्तर पर खड़े हैं, जहां 75 सीटों में से 67 सीट एक तरफा लेकर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए हैं। वो किसान भाइयों के घरों से बनकर आए हैं। जो किसान नेता धरने पर बैठे हैं ना, उनके जिले और परिवारों में जिला चेयरमैन चुनकर आए हैं, वो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो आप कहां तक के आप हमसे क्वेश्चन करेंगे? देवेंद्र प्रमुख जी, इस सवाल का जवाब तो खुद केवल ढींगरा साहब ही बेहतर दे पाएंगे। केवल जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी है, मैं कब कह रहा हूं कि इनकी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनकी पार्टी सारी स्टेटों में अब सिमटती जा रही है, वो आप एक बार देखिए कि 2014 के अंदर जो उभर रही थी ऊपर, वो 2019 के बाद सिमटती जा रही है। और आज देखिए जिस तरीके से पिछला चुनाव भी हुआ और इन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर किस तरह से उनकी सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपने को बांटने की कोशिश करी, इन्होंने पूरा जोर लगाया, इनके सारे मंत्रालयों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी। इसी तरीके से और आप स्टेटों का भी देखिए, 2019 से पहले भगवा जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा था। अब 2019 के बाद सारी स्टेटों में भगवा सिमटता जा रहा है। वो इसलिए सिमटता जा रहा है कि लोग इनकी नीति समझ गए कि इन लोगों ने काम नहीं जनता के लिए करना, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ना है। जो जनता काम मांगती है, विकास मांगती है, ये लोग उनका खून चूस के, उनसे पैसा चूस के उनको गरीबी रेखा से नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप आज देखिए, तो 24 करोड़ करीबन देश के लोग सिर्फ 91 रुपए रोज की अमाउंट के ऊपर रह चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि 91 रुपए रोज जो होता है वो 3000 से कम अमाउंट लेता है एक आदमी, जब उसने में महीने में अपनी फैमिली का गुजारा कर सकता है क्या? इन्होंने 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे उतार दिए, जिनकी इनकम 91 रुपए रोज रह गई है। अभी और देखिए, जिस तरह से बिजनेस ठप कर दिए, जिस तरह से जीडीपी डाउन गई, जिस तरह से सारा सिस्टम डाउन गया, आप ये मान के चलिए पूरा देश इस समय माइनस जीडीपी पे 8 पे खड़ा है। और जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय +10 पे था, आज -24 पे गया था और अब -8 पे खड़ा है। इन लोगों ने काम क्या किया देश के लिए? कुछ भी नहीं। और ये चिंता करने की बात और दूसरे करने की बात करते हैं, आंकड़े बोलते हैं, बातें बोलती हैं, लोगों के कान बोलते हैं कि उनके साथ क्या बुरा बर्ताव हुआ। लोगों के पास अपनी बॉडी जलाने तक के पैसे नहीं थे,
क्रियाक्रम तक के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी बॉडियां ऐसे ही गंगा के अंदर बहा दी। तो इन लोगों चलिए ने ठीक क्या है, किया उनके केवल लिए? ढींगरा जी और देवेंद्र प्रमुख जी क्या दोनों किया इन आप एक लोगों ने? दूसरे के सवालों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया आपसे, एलजेपी की बात हो गई, अपना दल का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर अनुप्रिया पटेल को जगह मिल गई, लेकिन जेडीयू के बारे में खास तौर पर कहा जा रहा था और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक तरह से दस्तक दी थी, राजधानी दिल्ली में आकर उन्होंने मुलाकात भी की थी बीजेपी आलाकमान को, तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार के रूप में आप जेडीयू को कहां पाते हैं? क्या वो मंत्रिमंडल के विस्तार से खुश आपको नजर आते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लाए हैं, बड़ा गहन क्वेश्चन है जी जुबेर भाई, जी। बड़ा गहन क्वेश्चन है और अंदर की बात है, ज्यादा इस पर डिबेट हो नहीं सकती ओपन, लेकिन फिर भी आना चाहिए क्योंकि जनता जो है सब कुछ जानती भी है और जानना चाहती भी है। बिल्कुल। जेडीयू के बारे में आपने क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन भी इतना शानदार किया है कि कोई भी उसका आसानी से वो संतुष्ट है या नहीं है। बहुत बहुत ये शुक्रिया क्वेश्चन आपका। अगर ये सवाल आप जी ये नीतीश जी से पूछेंगे तो शायद बहुत शानदार जवाब होगा। और इसका रिएक्ट अब तक, जैसे आप बता रहे हैं, हमारा विपक्ष बैठकर ढूंढ रहा है सुबह से, अगर कहीं नाराजगी होती तो निश्चित आपके चैनल के कई माध्यम पर हेडलाइन के रूप में चला मिलता। अब तक पूरी तरह संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं। और ये संतुष्टि का कारण क्या है ये तो वो स्वयं बताएंगे, इसमें मेरा बोलना जल्दबाजी हो सकती है, ये मेरा मामला नहीं है। नहीं, अनुप्रिया पटेल इसलिए की बात देवेंद्र जी, करते मैं हैं, इसलिए आप अपना जानबूझकर ये सवाल आपसे पूछ रहा था क्योंकि जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के मौजूदा, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि बिहार में जेडीयू के सांसद बीजेपी के मुकाबले ज्यादा हैं, एक सांसद उनका ज्यादा है, तो इस नाते उनका भी वही हक बनता है, जितने मंत्री बीजेपी की तरफ से बिहार से आए हैं कैबिनेट के लिए, उनका भी जेडीयू का भी इतना ही हक बनता है क्योंकि वो भी एनडीए का एक हिस्सा है। ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, इसमें एक चीज और मैं क्लियर करता हूं सर जी। राजनीति है, नफा नुकसान जो है गणित बड़ा बैठ के लगाया जाता है, दिखता कुछ है होता कुछ है। इसमें नीतीश जी के पास बिहार में ज्यादा है, सेंटर में थोड़ा कम लगता है, कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा, लेकिन निश्चित ये है कि वो संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं, आज के विस्तार से संतुष्ट हैं। और ये आपके उनकी वाणी से या वो मिलके गए हैं वो क्लियर हो चुका है। अनुप्रिया पटेल का जो बनता था, आपने कहा अपना दल का जिक्र किया, वो संतुष्ट हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा था, जिस भी वजह से जो भी है। अब मुझे तो असंतुष्टि की बात लग रही है कांग्रेस में और उनके प्रवक्ताओं में, वो असंतुष्ट हैं, उस पर हम ज्यादा विचार कैसे करें, क्यों करें? आप भी हमारे साथ बैठे हैं, क्या जरूरत है? वो तो असंतुष्ट हमसे रहेंगे ही। अगर वो भी असंतुष्ट नहीं हुए तो फिर साक्षात नहीं सर, अगर आप चाहें तो कांग्रेस से भी मंत्री बना सकते हैं। किसने आपको रोका है पार्टी को? कांग्रेस से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी तो बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने पहले कैबिनेट का हिस्सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लेकिन देखिए जब्बेर भाई, मैं ये कहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और ये भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसका हासिल क्या हुआ या कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया। लेकिन आज पहले नंबर पर सबसे पहले ये नैतिकता कहती है कि कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता, हमारे भाई केवल ढींगरा जी बहुत सुलझे हुए हैं, उनकी बधाई तो बनती थी, बेशक चाहे नाराजगी में बनती थी, लेकिन आपके बावजूद भी नहीं दी उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस का कोई शानदार नेता ये चाहता हो कि उसे बीजेपी का हिस्सा बनना है, तो देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है। माधवराव सिंधिया जी कहां से आए हैं और कांग्रेस के बहुत शानदार नेता नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या कोई कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी का हिस्सा बन सकता है? साथ देवेंद्र प्रमुख जी मौजूद हैं और हमारे साथ केवल ढींगरा साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपके पास था सर इस बात को लेकर कि क्या आपको भी लगता है कि कोई कांग्रेस में रहते हुए या किसी भी विपक्षी पार्टी में रहते हुए बीजेपी का या किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकता है? जी सर, मौका भी है, दस्तूर भी है, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। देवेंद्र जी। हाँ जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया। बड़ा शानदार क्यों? आपका क्वेश्चन जो है जवाब आसानी से बन नहीं सकता इसका, लेकिन मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं और स्पष्ट ही बोलूंगा। जी बिल्कुल। कि कांग्रेस हो या आदर्श का कोई और विपक्ष पार्टी, अब आपने जोड़ी है, पहले कांग्रेस का ही नाम था जी। अगर ऐसी किसी की इच्छा शक्ति है कि वो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है
या भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है तो वो निश्चित उस दल से अलग होकर हमसे अपनी बात रखेगा, तो उस पर विचार हो सकता है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति दूसरी पार्टी में है और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय शानदार काम कर रही है और वर्ल्ड में फेमस पार्टी के नाम से जानी जाती है, वर्ल्ड फेमस जिसे नाम मिला हुआ है, पूरी दुनिया मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आज भारत के प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात के लिए चर्चित हैं। तो किसी का भी अधिकार है, अगर वो इस मन को अपने को तैयार करके आता है कांग्रेस से दूरी बनाकर या अदर किसी से, तो हमारी पार्टी निश्चित उस पर विचार कर सकती है। इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। लोकतंत्र के हिसाब से केवल साहब से मैं ये अब पूछना चाहूंगा, केवल जी, क्या आप मानेंगे कि अगर कोई प्रस्ताव या कोई इस तरह का प्रपोजल आपके पास आता है और आपको बोला जाता है कि आप कांग्रेस पार्टी में भी बने रह सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा भी आप बन सकते हैं, और इसकी मिसाल आपकी ही पार्टी ने पेश की थी पहले कैबिनेट में, जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, तो आपको भी मिल सकता है। दिक्कत कहां है? जुबेर जी, आपने देवेंद्र प्रमुख जी से 2 बार ये सवाल किया, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये आप दे कहा दीजिए सर कि कोई कांग्रेस छोड़ के तो आ सकता है जी, लेकिन हम अपनी पार्टी से कांग्रेस का आदमी नहीं बना सकते। ये मिसाल सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है, ये लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है, इसका जो सिस्टम है वो है विचारधारा दूसरी का। हम कांग्रेस की विचारधारा है देश के विकास की और इनकी विचारधारा है कट्टरवादिता की। अब कट्टरवादिता में सिर्फ हिंदुइज्म कर सकते हैं या एक कट्टर लोगों को अपनी जेल में डाल सकते हैं। ये जेल में डालने वाली पार्टी है ना, ये विकास वाली पार्टी नहीं है, देश का विकास नहीं करते हैं। जो कांग्रेस है वो हर धर्म को, हर आदमी को साथ लेके चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को साथ लेके चलती है। जो आपको बताऊं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे वो भी तो कांग्रेस से ही निकले थे, और इनको शायद देवेंद्र प्रमुख जी को शायद पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो आरएसएस भी थी उसका जो प्रमुख था उस समय, जिसने आरएसएस बनाई थी, वो भी कांग्रेस से ही निकले थे, और वो कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। जो हेडगेवार थे वो कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे, क्योंकि वो नेहरू जी से रुष्ट हो गए, गांधी जी से रुष्ट हो गए। तो ऐसे लोग जो थे, रुष्ट लोग, डॉक्टर केशवराव बलिराम फैलाने का काम किया और देश के टुकड़े करने का काम किया। अंग्रेजों के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ जो मिलके जो इन्होंने काम किया वही अब देश के साथ कर रहे हैं। देश को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांट के वोट लेने का काम कर रहे हैं, और पहले जो है अंग्रेजों के साथ मिलके देश टुकड़े टुकड़े कर दिया था, कभी पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। ये इन्हीं के कारण तो हुआ था। इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम लोगों ने देश को बनाया है, देश की चीजों को बनाया है, ये देश की चीजों को बेचने में लगे हुए। ये सारा जो काम कर रहे हैं, अगर इनकी सारी भूमिका चेक की जाए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या सोच है इनकी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं देवेंद्र प्रमुख जी को जरूर बधाई देना चाहता हूं। अगर इनकी पार्टी इनको कुछ बना दे, इनको मंत्रालय में भेज दे, तो मैं इनको जरूर बधाई दे देता हूं। जी देवेंद्र प्रमुख जी, अगर आप कुछ बनते हैं, आपको पार्टी कुछ मंत्री पद वगैरह का दर्जा देती है, कोई चेयरमैन बनाती है या किसी भी एसोसिएशन का, किसी काउंसिल का अध्यक्ष बनाती हैं, तो आपको फिर उसके बाद केवल धिंगरा जी जरूर बधाई देंगे, ये उनका कहना है। ये बात मानी कि लोकतंत्र में जब बधाई पात्र का जो सिस्टम है वो होना चाहिए। बेशक मैं भी बीजेपी का उसी का हिस्सा हूं, भारतीय जनता पार्टी का, और आज जो है मेरे पे तो एक मोहर है कि मैं उनका पक्ष रख रहा हूं, लेकिन जो आज कैबिनेट बन रही है वो हम सबके मंत्री हैं, वो पार्टी से अलग हटके भी उनकी लोकतांत्रिक तरीके से हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस हो, सपा बसपा हो या अदर कोई पार्टी है, अब वो हमारे लिए काम करेंगे। हम सबके 135 करोड़ लोगों के लिए भारत के संविधान के अनुसार शपथ लिए, उनको शपथ के माध्यम से ये समझाया गया है कि व्यक्ति विशेष दोष जो भी चीज मन में सबको दूर कर ईमानदारी से देश की और संविधान की सेवा की जाएगी। तो उनका अधिकार जो है मुझसे ज्यादा बनता है। तो केवल भाई ने मेरे माध्यम से ही सही, लेकिन उन्हें बधाई तो देनी पड़े। जी केवल जी, आप मतलब बधाई मंत्रियों को तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी को जरूर आप बधाई देंगे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपकी आपस की जो है अंडरस्टैंडिंग शायद एक है। मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा केवल जी इस सवाल के साथ कि जिस तरह से अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है,
तमाम जो है नए मंत्रीगणों का जो है इस कार्यकाल में एक तरह से मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। कुछ 12 मंत्रियों को, जो पहले मंत्री थे जिन्होंने पहले कार्यकाल में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी, उनको किसी वजह से, जिस तरह से आपने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की, देवेंद्र प्रमुख जी ने भी बहुत कायदे से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, बताया कि किस वजह से उनको बाहर किया गया। क्या आपको लगता है कि अब कुछ ऐसी बेहतर उम्मीद की जा सकती है इस पूरे मंत्रिमंडल से? देखिए, ऐसा है, जो पहले मंत्रिमंडल में से 11 निकाले गए, जो भी 11 या 12 है, ये मैं हरियाणा के एक जो मंत्री थे उनको जानता हूँ बड़े अच्छे से। आप ये देखिए कि उन्होंने उनके सारे अगर भाषण ही आप निकाल लें, रतन लाल कटारिया, अगर आप उनके भाषण ही निकाल लें तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने आप उनके काम निकाल लें तो आपको एक भी काम नहीं दिखेगा, और उनके भाषण अगर निकाल लें तो आपको ये शर्म आ जाएगी कि उनके भाषण जो है टीवी पे चलाने लायक भी नहीं होंगे। मतलब जिस तरह से वाहियात बात करने वाले मंत्री थे और कोई काम नहीं किया पूरे तन्योर के अंदर, जितना कार्यकाल उनका रहा। मैं ऐसे ऐसे कई मंत्रियों को देखता हूं जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, निल, बिल्कुल निल। और इसी तरह से मंत्रिमंडल, आप 2 साल में तो कोरोना काल रहा, पिछले 5 साल को भी अगर ऐड कीजिए तो जिस तरह से मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट करने का इन्होंने काम किया। आप जातियों को लड़ाने के सिवाय और कोई काम करते ही नहीं है पूरे देश के अंदर। इसी तरह से पटेल वर्सेस नॉन पटेल कर दिया, मराठा वर्सेस नॉन मराठा कर दिया। केवल धिंगरा जी, आपने खुद ही बताया कि आप हरियाणा से आपका ताल्लुक है, हरियाणा से आप संबंध रखते हैं। के लिए अगर मंत्रालय मिलते हैं, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। जिस तरह से देवेंद्र प्रमुख जी बार बार जोर देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि उनको फिक्र है देश के 135 करोड़ लोगों की, और आपने खुद भी जिक्र किया कि मेरा ताल्लुक हरियाणा से है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कल बयान दिया बीजेपी नेता ने, बीजेपी प्रवक्ता ने, सूरजपाल अम्मू ने कल एक बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, एक खास समुदाय को पर फोकस करते हुए कहा कि इनको बाहर फेंकने की जरूरत है, इनके साथ उठने बैठने की जरूरत नहीं है, इनको किराए पर घर देने की जरूरत नहीं है। और ये पहली बार उन्होंने पटौदी की महापंचायत में नहीं कहा, इससे पहले सोहना गुड़गांव के पास एक बहुत बड़ी महापंचायत में भी वो इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। तो देवेंद्र प्रमुख जी, जब आप 135 करोड़ का जिक्र करते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ लोग इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, फिर कहां चले जाते हैं 135 करोड़ लोग? फिर भाई, मैं इस पर आपकी इस बात पर जो स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री और मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री या मेरे नेतृत्व के, जहां तक मैं अपना समझता हूं, वो जितना मुझे नॉलेज है, या डिबेट आज चैनल के माध्यम से जो मैं आपको बोलना चाहता हूं जी, किसी ऐसे मेरे नेता का ऐसा बयान हमारी पार्टी के ऐसे जिम्मेदार जिनका मैंने नाम लिया है, इस तरह से कभी नहीं आया, ना आने की उम्मीद है। सर, मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर हो सके तो एक बार यूट्यूब पर ही जाकर कम से कम एक बार आप सुन लीजिएगा जरूर कि सूरजपाल अम्मू ने कल पटौदी की महापंचायत में क्या कुछ कहा है। पार्टी का बयान कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चैनल पर बैठकर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी और केवल धिंगरा साहब, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त एएनबी न्यूज के लिए दिया। तो फिलहाल राष्ट्रधर्म में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।